नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे वोटर लिस्ट पर सवाल और बिहार में बवाल। दरअसल बात इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के मामले में जांच पड़ताल जो शुरू की है उस पर ऐतराज़ हो रहा है। दरअसल 2,93,00,000 वोटरों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। लगभग 8 करोड़ मतदाता बिहार में है और उसमें ये संख्या जो चुनाव आयोग ने बताई है कि 2,93 करोड़ लोगों को इसमें प्रमाण पत्र देने होंगे। लेकिन ये मोटा आंकड़ा है, हो सकता है कि ये 3 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाए जिनको अपने मतदाता होने का प्रमाण देना है। आज इस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि एनआरसी की बात हो रही थी और एनआरसी को लेकर काफ़ी विरोध था। लेकिन अब जो ये बात है ये कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है और इस पर जो चुनाव आयोग ने फैसला किया है उससे लेकर बहुत सी माने विपक्षी दल को जो है ऐतराज़ है कि इसमें समय बहुत कम है। इस पर भी ऐतराज़ है कि आखिर ये जो चीज़ें लागू की गई हैं, समय सीमा या वर्ष जो निर्धारित किए गए वो कैसे किए गए हैं और इसका कोई प्रचार नहीं किया जा रहा। प्रचार प्रसार होना चाहिए था और एक समय में आदमी ये सब चीज़ें प्रमाण पत्र कैसे दे सकता है। तो इसमें जो चीज़ निकल के आई है वो ये कि अगर 2003 की सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं है और 1987 से पहले का उसका जन्म है तो उसे अपना सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। इतना वोटर बनने के लिए काफ़ी है, या अगर वो वोटर है तो कंटिन्यू करेगा, उस पर कोई ऐतराज़ नहीं होगा। और अगर 1987 के बाद का जन्म है तो उन्हें अपने प्रमाण के अलावा माता पिता का प्रमाण भी देना होगा। ये 87 की हम बात कर रहे हैं। और अगर माता पिता का नाम 2003 की सूची में है तो उसी से वेरीफाई किया जा सकता है। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चुनाव आयोग के एक तरह से नॉर्म्स है जिस पर जो BLO वो काम कर रहे हैं। अब ऐतराज़ की वजह यह है कि आखिर एक महीने में इतने सारे दस्तावेज मतदाता कैसे लेकर आ जाएगा। ये भारतीय मतदाता और ये भारत का जनमानस है जो हथेली पर सरसों जमा सकता है। अगर उसे ये कह दिया जाए कि आपको इसके बदले में 1 लाख रुपये मिलेंगे तो वो अपना भी ले आएंगे प्रमाण पत्र, पड़ोसी का भी ले आएंगे और उससे कह देंगे कि 50,000 तू हमें दे देना और 1 लाख तू रख लेना। तो मुझे लगता है कि इसमें समय सीमा का विवाद पैदा किया जा रहा है और इस बात पर लोगों को ज़्यादा ऐतराज़ है कि कई वोटर जो हैं इसकी भरपाई नहीं करने पर मतदाता सूची के बाहर हो जाएंगे और इसके चलते जो वोटर हैं जिन दलों के उनको काफ़ी नुकसान होगा। बीजेपी और नीतीश बाबू की पार्टी इसमें खामोश है। अगर नुकसान होता तो फिर बीजेपी भी इस पर ऐतराज़ करती, नीतीश कुमार की पार्टी भी इस पर ऐतराज़ करती और चिराग पासवान की पार्टी भी ऐतराज़ करती। लेकिन ये कोई ऐतराज़ नहीं कर रहे हैं। जो ऐतराज़ कर रहे हैं उसमें कांग्रेस है, उसमें लालू यादव की पार्टी है और उसमें कम्युनिस्ट है। कह सकते हैं कि एक तरह से वामपंथ का एक गढ़ा जो है वो इस पर ऐतराज़ कर रहा है और आने वाले दिनों में अभी शांति, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार में बवाल हो सकता है। चुनाव के पहले इसी की तैयारी लगती है कि इस पर कैसे विवाद किया जाए। चर्चा करेंगे। मामला बहुत महत्वपूर्ण और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो लाइन है बिहार से चलेगी ये पूरे देश में फिर हर राज्य में फैलेगी और हर राज्य के साथ जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी इस पर बात होगी। सरकार चुनने का मामला है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। वोटर असली हो कि नकली है ये भी देखना है। चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में और जूम पे हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का मामला और वोटर लिस्ट का मामला है। कहते हैं कि बिहार का जो आम नागरिक है वो बहुत जागरूक है। वहाँ के रिक्शे वाले भी पॉलिटिकल बात करते हैं और वो पटना से लेकर वाशिंगटन पर टिप्पणी भी करते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं कमल राठी जी आपके साथ। ये जो मामला है कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, इससे क्या नफ़ा नुकसान होना है, ये केवल विवाद की बहानेबाजी है या सच में इसमें ऐसी दिक्कत आएगी कि लोग प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाएंगे, या इसमें सरकार की कोई चाल है? सारे एंगल पर आपकी बातचीत। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन वो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है जिसका सरकार से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है और विपक्ष हमेशा ही उस राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन के साथ जोड़ता है और उसका माना जाता है कि उसका प्रभाव इलेक्शन कमीशन पे चल रहा है।
एक बात। दूसरी बात, जिस बात हो रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो होने वाला है भारत, पहली बार मतलब ऐसा भी मैं कह रहा हूं 2014 के बाद कोई काम आया जिसमें कोई भी विपक्षी दल संविधान के तोड़ने की बात, या सुप्रीम कोर्ट जैसे 370 में सुप्रीम कोर्ट गए, या अन्य विषय पे बात की जाती कि संविधान विरोध काम हो रहा है। तो ये संविधान विरोध में काम नहीं हो रहा है। ये बात इससे सिद्ध होती है कि कोई भी विपक्षी दल ने पिछले 5-6 दिन में इसके संवैधानिक उसकी मान्यता को रद्द नहीं किया है। ये भारत के संविधान में पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और रजिस्ट्रार ऑफ इलेक्टरल, इस कानून के तहत पहले भी ये हो चुका 1952 से 56 के बीच, 57 में, 61 में, 65 में, 66 में, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002, 3 और 2004 पूरे भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी उससे इन वर्षों में ये काम हुआ है। पहले हाईलाइट नहीं हुआ, इस बार चूंकि चुनाव के पहले हो रहा है इसलिए शायद ये विवाद की स्थिति बन रही है, या समय की बात की जा रही है, अन्य बातें की जा रही हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि पहले भी हुआ है, और ये सिर्फ बिहार में नहीं होगा, ये पूरे देश में होने का निर्देश है। बिहार में चूंकि इलेक्शन थे तो पहला राज्य बिहार लिया गया है, इसके बाद अन्य कर्नाटक ने भी कुछ काम चालू कर दिया है, तो ऐसे अन्य राज्यों में भी होगा, पूरे भारतवर्ष में होगा। इसके अनेक फायदे हैं। नुकसान के नाम पे थोड़ी मेहनत, आदमी को समय लग रहा है डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने का, या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता लग रही है। बाकी कोई नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक हो गया वोटर का जो आपका परिचय पत्र बनना, और दूसरा पहलू इसका ये हो गया कि जो अभी तक हमारा बूथ दूर होता था, या बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई जो पहले नहीं होती थी, तो अगर 1200 वोट एक बूथ में है तो हम मानते हैं कि 1200 से ऊपर नियम है कि उससे ज्यादा बूथ पे वोटर नहीं होना चाहिए। कोई नाला है, नदी है, बाढ़ का पीड़ित हो सकती है, बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी उसको क्रॉस करके जाए, 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और अब जब मल्टी स्टोरी कॉलोनियां बन गई, जब 1200-1500 लोग रह रहे हैं, तो बूथ उसके अंदर ही बनाने के भी निर्देश इस ऑर्डर में दिए गए। तो वो एक सुविधा होगी जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा। अब आपने जो कहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं थोड़ा सा इसी बात पे ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा। और जो सरकार की जो मुझे उसमें वो लगती है कि जो समय की बात कर रहे हैं, वो शायद मुझे भी लगता है कि समय सीमा थोड़ी सी कम है, और चुना गया समय शायद थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन काम है, शासकीय काम है, होना है, होके रहेगा और होता ही है। अब इसमें क्लियर है 18 साल, आई एम ईयर बाई डिक्लेयर ईयर 87, 1787 के पहले जिसने जन्म लिया है उसका अगर इलेक्ट्रल रोल 2003, क्योंकि बिहार में लास्ट टाइम जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ वो 2003 में हुआ, अगर उसके पास उस इलेक्ट्रल रोल में नाम है, जो इस इलेक्ट्रल रोल को ऑनलाइन भी डाला जा रहा है और हर बूथ के लेवल के आदमी के पास रहेगा। अब यहाँ थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत कंफ्यूजन भी है कि जो बूथ के नंबर थे वो भी बहुत सारे बदल गए, तो इसको इस ढंग से अगर सरकार लाती है या ला ही रही होगी, चुनाव मान ही रहा हूँ, चुनाव आयोग, हाँ चुनाव आयोग उसको ला ही रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ईज होगा, लोग उसमें दिख जाएं, और अगर 2003 की सूची में उनका नाम है तो वो सूची अगर संलग्न कर देंगे, फॉर्म तो उनको भी भरना है, जो वो 3 करोड़ और 4 करोड़ मतलब 8 करोड़ लगभग वहां मतदाता है, पूरे 8 करोड़ को फॉर्म भरना है। कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं भरेगा, लेकिन 87 से पहले जन्मा, और क्योंकि 87 के पहले जो सिटीजनशिप कानून है उसमें भी ये प्रावधान है, और वोटर का अधिकार, संविधान में वोट का अधिकार ही भारत के नागरिक को है, अन्य नागरिक को नहीं है, इसलिए इसको आप सिटीजनशिप से भी जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जोड़ सकते। तो 87 के पहले वाले को उतना ही कागज देना है। 87 से 2004 के बीच में जो पैदा हुआ है उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ में माता पिता का माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट वहां पर प्रस्तुत करना है, जिसमें उसका स्थान का कोई सर्टिफिकेट हो या डेट ऑफ बर्थ का। ये थोड़ा सा कठिन कागज लगता है मुझे, लेकिन अगर 2003 में मैं मान रहा हूं कि अगर उसके माता पिता का नाम है तो उस डॉक्यूमेंट को ही मान्यता दे दी जाएगी। और जो 2004 के बाद पैदा हुआ है, 2004 के बाद पैदा होने वाले के लिए भी उन्होंने लिखा है खुद के अलावा, खुद का सर्टिफिकेट के अलावा पिता का भी देना है, माँ का भी देना है, और दोनों जब तक नहीं देंगे उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो इसमें जो कागज जो लगने हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, रेगुलर एम्प्लॉय, पेंशनर मतलब सरकारी नौकरी में कोई हो तो उसका जो परिचय पत्र है वो काम आ जाएगा,
कोई भारत सरकार लोकल अथॉरिटी नगर निगम हुई या जो पीएसयू हुए या एलआईसी हुई, जो सरकारी संस्थान है, जी। उनका भी काम आएगा। बर्थ सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, क्योंकि 87 तक तो मेरे ख्याल से बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं था, उसके बाद ही बना है, तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मेट्रिकुलेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट अगर किसी के पास है तो उसमें बर्थ का प्रमाण होता है। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अब ये एक डॉक्यूमेंट है जो परमानेंट रेसिडेंस का जनरली किसी के पास नहीं होता, क्योंकि कोई बनवाता नहीं है। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ये भी जो वन क्षेत्र में रह रहे हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट पहले से मौजूद होता है। ओबीसी यानी कास्ट सर्टिफिकेट, तो बिहार तो कास्ट के मामले में मेरे ख्याल से अव्वल राज्य है, वहाँ सबसे पहले जनगणना भी हो गई कास्ट की, तो सर्टिफिकेट ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और हिंदुस्तान में भी बाकी जगह जो भी जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके ही चलते हैं हमेशा। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये तो हिंदुस्तान में है नहीं, ये तो सिर्फ आसाम में है। फैमिली रजिस्टर, ये भी हिंदुस्तान में अभी तक मेरे को नहीं लगता किसी राज्य में बना होगा। लैंड हाउस अलॉटेड सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, तो कोई मकान का आपका पट्टा हो वो भी आपका प्रमाण के रूप में माना जाएगा। तो इन कागजों के आधार पर इसमें से अधिकतर कागज मुझे लगता है कि हर नागरिक के पास जनरली उपलब्ध हैं। बिल्कुल। तो जो 2003 वाले हैं वो तो वहाँ तक सुलझ गए, उसके बाद वाला जो वो 3-3.5 करोड़ बचते हैं, उनमें से जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग के उनके पास जाति प्रमाण पत्र होता है, उसी से सुलझ गए। तो मुझे जब आप इस ढंग से देखेंगे तो बहुत कम लोग रहेंगे जिनको ये दिक्कत आएगी, जिनको पूरे प्रमाण देने पड़ेंगे। अब उस प्रमाण के लिए थोड़ी बहुत तो मशक्कत अगर नहीं रखा इनमें से कोई डॉक्यूमेंट, तो उसे करना पड़ेगा। और फिर अगर कोई बचता है तो उसको अलग ढंग से जो भी सरकार बाद में निर्णय लेती है वो सरकार निर्णय लेगी। ठीक, आयोग इसमें निर्णय करेगा, सरकार इसमें बीच में नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 के अनुसार ये पूरा प्रावधान है जिस पर बिहार में चुनाव आयोग काम कर रहा है। और मतदाता के रूप में अगर नामांकन की पात्रता की शर्तों का ईआरओ सत्यापित कर सकता है और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम मतदाता बनते हैं, देश की सरकार चुनने का अधिकार पाते हैं, तो हमको उसके पक्ष में मांगे गए प्रमाण पत्र में से कुछ जो अनिवार्य है वो जुटाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैंने शुरुआत में कहा था कि 1 लाख रुपए का इसमें हो जाए कि उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे जो अपने पक्ष में ये प्रमाण दे देगा, तो हिंदुस्तान के आदमी अपनी 3-4 पीढ़ियों का प्रमाण पत्र लेकर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये विवाद करने के लिए तो है, लेकिन अगर इस पर, चूंकि ये अभियान शुरू हुआ 28 जून से और 30 सितंबर तक चलेगा, 28 जून से 30 सितंबर काफ़ी पर्याप्त टाइम है। और अगर ऐतराज या आपत्ति होती है तो उसके लिए भी 1 महीने का वक्त चुनाव आयोग इसमें देगा। ऐतराज इस बात पर है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, इसके लिए विज्ञापन नहीं छापे गए, इसके लिए मीडिया में चर्चा नहीं की गई, और चुनाव आयोग ने इसको सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया और इस पर काम शुरू कर दिया। ये एक खास बात है। बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है एनआरसी या सीए टाइप जिस पर लोग ऐतराज करें। मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले सिर्फ 3 चीज़ें इसमें बोल दूं। तेजस्वी यादव जो लालू यादव के पुत्र हैं और मुख्यमंत्री के दावेदारों में माने जाते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के एजेंट की तरह काम करता है चुनाव आयोग। ये चूंकि कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है तो उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य मशीनरी से वोटर को बाहर करने की एक तरह की ये साजिश है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि ये एनआरसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि ये नाजी दौर का नया पूर्वज पास है। तो ये चीज़ें ऐसा लगता है कि हर अच्छे मामले में फूफाजी बन के शामिल हो जाना, मुंह फुला के बैठ जाना, इस पर ऐतराज हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियाँ हुई है ये बताती है कि इस पूरे मामले में कितना विष इनके दिमाग और जुबान में है। रंजन जी, मामला विधि सम्मत है, कानून के मुताबिक है, सिर्फ समय सीमा को लेकर ऐतराज है। लेकिन उसके पीछे ये सब कहना कि ये नाजी का पूर्वज पास है, फिर ये कहना कि ये सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये कहना कि ये सारा मामला जो है संदेह पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने लोकतंत्र की गरिमा को घटाने वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन में ये सब दल जाएंगे जो बोल रहे हैं, अगर इनको ऐतराज है तो उसमें इलेक्शन में शामिल ना हो, कोई भी ऐसा दल नहीं जो शामिल नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव आयोग की बैंड बजानी है ताकि उसकी गरिमा कम हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की 12 बजानी ताकि कोर्ट के प्रति न्याय का जो लोगों का विश्वास है वो घट जाए। ये सब चीज़ें थोड़ी सी नुकसानदेह लगती है और लंबी दूरी का एक तरह से ये काम लगता है। आपकी राय? इसमें केवल मामला
समय का ही नहीं है। वो तो वाकई बहुत, जैसे कमल लाठी जी ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक तरह से इलेक्शन कमीशन मौका दे रहा है, सरकार की इमेज भी खराब कर रहा है, अपनी इमेज भी खराब कर रहा है। रीजन ये है कि जब 2003 के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहे हैं, आप 22 साल बाद कोई काम करने जा रहे हैं, तो चुनाव के 2 महीने पहले के, तो जब भी इस तरह से काम करेंगे आप, बिहार। और सबसे बड़ी बात है आपका कहना कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, जो वहां पे रहते हैं, जब आप किसी घर पे जाएंगे, जो 1 महीने का टाइम है, वो सितंबर तक नहीं है, अभी तो केवल 1 महीने बीएलओ जाएंगे, जी रिवीजन के बाद सितंबर तक का टाइम है। तो जो जाने का टाइम घर पे वो 1 महीने का है। और हम जानते हैं करीब 8 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से ज्यादा समस्या 3 करोड़ की है, जो 2003 के पहले वाले हैं। जी उसमें से 70 से 80 लाख ऐसे वोटर हैं जो बाहर माइग्रेट करते हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत सारी जगहों पे। तो उनको वहां के दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो वहां बैठे बैठे दिखा सकते हैं, घर किसी ने दिखा दिया। दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो यूजली होता था कि कभी भी यूपी हो, बिहार हो, जब भी चुनाव का समय होता था, जब माइग्रेटेड लेबर हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, मान लीजिए यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे वोट अगर वहां पे है, मेरा वोट तो यहीं पे है, लेकिन ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं, उनका वोट अगर अपने ग्रीन वोट करके आ जाते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट तो बात की बात है कि आप आधार नहीं मानेंगे, आप वोटर आई कार्ड नहीं मानेंगे, पैन नहीं मांगे, लेकिन आपको वहां पर निवास करते रहना है, तो दिक्कत वहां पे आ रही है। जी तो जब चुनाव के 2 महीने पहले एक्सरसाइज करेंगे, या जब खुद आप बोल रहे हैं, कमल लाठी जी बोल रहे हैं, सब लोग सहमत होंगे कि 1 महीने में बड़ा मुश्किल है 8 करोड़ को, और जो 3 करोड़ को नहीं करना है आपको वेरीफाई, 8 करोड़ को करना है, तभी तो आप 3 करोड़ का निकालेंगे। तो इतना मैसिव एक्सरसाइज जो 1 साल पहले कर सकते थे, आप करना था। तो एक तरह से चुनाव आयोग ऐसे कदमों से अपनी भी प्रतिष्ठा और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और सरकार पे भी खड़ा करता है, क्योंकि संदेह जाता है सरकार करवा रही है। वैसे भी जो अपोजिशन है, उसका जो रिश्ता है, सबको जग जाहिर है, महाराष्ट्र में या हरियाणा में, हर जगह जो लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में कदम फूक फूक के सीआई को रखना चाहिए था। ये बिल्कुल सत्य है कि संविधान के प्रदत्त ये काम है। दूसरा जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, कमल लाठी जी बोल रहे थे, जी तो जो आपने कहा टाइमिंग का इश्यू है, और इतना बड़ा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 22 साल बाद, तो आपको पूरा टाइम वोटर को देना चाहिए। बिल्कुल रंजन जी, दरअसल इस पूरे मामले में हम ये कह सकते हैं कि समय की जो बात है उस पर ऐतराज है, बाकी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सरकार, चुनाव आयोग का मामला है कि हम इस समय सीमा के भीतर ये काम कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का मामला है, करने वाला चुनाव आयोग है, मशीनरी उसके अंडर में काम कर रही। हम सिर्फ ऐतराज कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इसकी प्रतीक्षा करना चाहिए कि चुनाव आयोग की जो तंत्र है वो इस काम को 1 महीने में कर सकता है या नहीं कर सकता। अब कर सकने के पहले ही हमने उसको खारिज कर दिया कि नहीं कर पाएगा, इस बात को तो आयोग भी जानता होगा कि ये बड़ा काम है और 1 महीने के भीतर संभव है या नहीं। उन्होंने जरूर इस पर, मुझे लगता है कि गुणा भाग लगाया होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पर जो आपत्ति के शब्द आए हैं वो खतरनाक है। जो मैंने कहा कि डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि ये नाजी दौर का नया पूर्वज पास है। अब आप बताइए, क्या ये इतना खतरनाक है? लेकिन ऐसा बोलकर जनमानस में इस पूरे अभियान को लेकर जो एक तरह का विष फैलाने की बात हो रही है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि ये एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस कहती है कि ये सरकार राज्य मशीनरी के वोटर को, राज्य की मशीनरी वोटर को बाहर करना चाहती, ये और भी खतरनाक आरोप है। तो हमारा कहना है कि अगर हम सरकार को चुन रहे हैं, वोटिंग राइट चाहते हैं, तो थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। अगर आप वो मशक्कत नहीं करते तो वोटिंग राइट आपको आराम से नहीं मिल सकते, क्योंकि शंका यह कि हमारे देश में घूसपेट के बहुत आ गए। ये रंजन श्रीवास्तव जी के लिए नहीं है, ना मेरे लिए, ना उनके लिए जो घूसपेट करके नहीं आए। ये एक तरह से अघोषित रूप से उनको भी चिन्हित करने का मामला है, जो घूसपेट करके भारतीय लोकतंत्र को कहीं ना कहीं से प्रभावित करना चाहते हैं। शर्मा साहब, आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो पूछा गया है वहाँ, मेरी दृष्टि में ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं। और ये सरकार, ये चुनाव आयोग पहली बार नहीं पूछ रहा है, ये नियमों के अनुसार पूछ रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बीच में कुछ समय ऐसा निकल गया जहाँ चुनाव आयोग से वैधानिक कार्रवाई इस तरह की पूछताछ करने से रोका। उसका कारण ये है
कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल वामपंथियों की, कम्युनिस्टों की भाषा बोलते हैं। कम्युनिस्टों को अगर आप देखेंगे, रूस में और चीन में जब क्रांति हुई है तो उन्होंने दो ही काम किए थे। एक तो सबसे पहले किसी को छींक भी आ गई तो उसका आरोप सरकार पे लगाते थे कि सरकार के कारण ये छींक आ रही, और जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जितने वरिष्ठ जन थे, उसमें सेनापति भी था, महामंत्री भी था, कोषपाल भी था, उन सब की छवि भंग करके जनता में असंतोष फैलाया। अब आप ये अगर देख लें, बिल्कुल उसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों से भारत में ये अभियान चल रहा है। किसी को छींक भी आ जाए तो उसमें सरकार पर आरोप, और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करना और लोगों में उनके प्रति असंतोष भड़काना। तो इसके अलावा कुछ लोगों ने एक और काम किया। भारत एकमात्र ऐसा देश है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो बांग्लादेश हो सकता है, वो श्रीलंका हो सकता है, वो म्यांमार हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है, वो नेपाल हो सकता है, वो मालदीव हो सकता है, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं सबके यहाँ से लोग आ रहे हैं और यहाँ बसते हैं। बाकायदा एक भ्रष्ट सरकार का एक नेटवर्क भी है जो उनको बाकायदा बसाता है और उनको वोटिंग कार्ड इशू करता है। असम में तो ये उदाहरण हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठिया विधायक तक बने, सांसद बन के पहुंच गई, खूब पार्लियामेंट में आया, और इतना बड़ा कांड बंगाल में हुआ। वो बांग्लादेशी घुसपैठिया था वो जो बड़ा कांड जिसके खिलाफ हुआ। तो कुल मिलाकर के योजना पूर्वक कुछ लोग घुसपैठियों को बसा करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनको मतदाता बना रहे हैं। और ये नियम कोई नया नहीं बनाया चुनाव आयोग ने, मोदी के आने के बाद नहीं बना हुआ। ये नियम आरंभ में जब चुनाव हुए थे 1952 में, जो पहले चुनाव हुए थे, ये नियम उससे पहले बन गया है। ये ठीक है कि बीच में इसमें पालन नहीं हुआ। दूसरा, मेरी दृष्टि में जो समय सीमा है वो भी बिल्कुल कम नहीं है। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति को अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना है और अगर वो उस कैटेगरी में आ गया है तो उसके माता पिता को देना है। प्रमाण पत्र निकालने में आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, 24 घंटे में तो प्रमाण पत्र निकल जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र 24 घंटे में निकल जाएगा, सारी चीज़ें 24 घंटे में निकल जाती हैं, तो वो समय सीमा के अंदर चला जाएगा। वो फिर ये वही कम्युनिस्ट मनोवृत्ति है। मुझे एक बात बताइए, भारत में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र थे राम जी। जब राम जी का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में तो ये वही लोग थे जिन्होंने प्रमाण मांगा था कि राम जी ने कहाँ जन्म लिया और कहाँ पैदा हुए, उसका प्रमाण दीजिए। बाकायदा इस पर डिबेट हुई है। तो कुल मिलाकर के राम जी को जरूरत पड़े तो आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आप तो अभी मौजूद हो, राम जी को तो करोड़ों साल लाखों साल बीत गए उनको गए हुए, आप तो अभी मौजूद हो, आपके घर में कागज रखे हुए हैं। आपके माँ बाप अगर भारत के हैं, आप अगर भारत के हो, आप अगर घुसपैठिया नहीं हो, तो प्रमाण देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो मोटे तौर पर ये सारे के सारी, मेरी दृष्टि में ये जो सारी की सारी भाषा है, ये देश का अहित करने वाली भाषा है। समाज को इस भाषा से भी बचना चाहिए, समझना चाहिए इन लोगों को जो संवैधानिक संस्थाओं पर संकट उत्पन्न कर रहे हैं और घुसपैठियों की मदद के लिए इस तरह की बहस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं समाज को और जनता को भी इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो बात एक रंजन जी का कहना था कि बड़ी संख्या में बिहार के लोग बाहर जाते हैं श्रम करने के लिए, मजदूर के लिए, उनको वहाँ से आकर ये सब दस्तावेज पेश करने में वक्त लगेगा, इसलिए 1 महीने का समय वो कुछ हज़ार लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग तो मुझे लगता नहीं कि मजदूर के लिए बिहार से जाते होंगे। आधा बिहार क्या देश में जाता मजदूरी करने? अगर ये जाता है तो फिर इस पर मुझे लगता है कि कोई आयोग रास्ता निकालेगा, लेकिन काम ठीक है, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं है, सिर्फ टाइमिंग की बात है। संक्षेप में टिप्पणी कमल राठी जी आपकी, समय सिर्फ 2 मिनट का बचा है। देखिए, अब क्या है कि बहुत सारी चीजें हम आधार को भी ले गए, मतलब विवाद की स्थिति अगर हम चाहते हैं तो बहुत सारी, अब इसमें आधार को मान्यता नहीं दी है, पैन कार्ड को मान्यता नहीं दी है, और ऐसे कई दस्तावेज हैं। वो जन्म प्रमाण पत्र है, वो बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड है। इसलिए जो बातें हो रही है कि सिटीजनशिप एक्ट मतलब एनआरसी, या जो आप कहेंगे एनआरसी अलग चीज हो गई, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही। राठी जी, मैं बताऊं आपको, आज़ादी के बाद से या उसके पहले से व्यवस्था है कि गांव में कोटवार होता है, और जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो कोटवार अपने रजिस्टर में उनका नाम लिखता है कि श्याम लाल के यहाँ उनके पुत्र मन्नू लाल का जन्म हुआ, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, कोटवार के रजिस्टर में होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नगर पालिका, नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था बाद में लागू हुई है, लेकिन आपके जन्म की जो एंट्री है, जो पंजीयन है, वो पहले से गाँव तक में होता रहा है। मुझे लगता है कि उस पर ऐतराज़ के बजाय आपको अपने समय के हिसाब से 1 महीने, हो सकता है कि आयोग इसका
समय सीमा को थोड़ा सा बढ़ा दे, ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, ना कि इस पर विवाद करने की, क्योंकि ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम है। इस पर किसी को ऐतराज के बजाय सहयोग करने की जरूरत है, और जहाँ कुछ चीज़ें हैं उस पर आप आयोग से बात करिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मुझे लगता है। रंजन जी, आपकी राय? हमें और चीज समझना पड़ेगा। ये जो कोटवार की बात आपने कही, मैं तो खुद गांव से बिलोंग करता हूँ जी, ऐसा कोई भी जन प्रमाण पत्र कोई किसी को देता ना लेता है। एक मिनट, मैंने इसको हवा में नहीं कहा है, मैं खुद गांव में नहीं हूँ। बता रहा हूँ मैं आपको बताऊं, मैं एक सेकंड आप नहीं, हस्तक्षेप की अनुमति चाह रहा हूँ। हाँ मेरे अपने एक मामले में गांव के कोटवार की जो पंजी थी, उस पंजी के आधार पर मुझे जन्म प्रमाण पत्र मिला, इसलिए मैंने इसको दावे के साथ कहा, और वो व्यवस्था अभी भी है। कोटवार तो होता है जी। यूपी से आता हूँ, ऐसा कोई प्रमाण पत्र ना तो हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो राशन कार्ड बनता है, जमीन पेपर चलता है, खतरा खपर नहीं होता, उसमें नाम आता है, उसी के आधार पे वोटर आई कार्ड जब बन जाता है, आधार बन जाता है, उसको संपूर्ण मान लेते हैं। ठीक है, कोटवार से जाके ले ऐसा होता नहीं है अमूमन में। जो कर मैंने उसको न्यायालय में पेश किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं हमने नहीं कोर्ट में पेश किया था। नहीं अब बनता है, हम जाके जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन उम्र जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो अब अचानक आपने पूरे सबको झोंक दिया कि जाके ले आओ करो, दिक्कतें होंगी, मेरा कहना है। और जो आपने कहा आधार बिहार नहीं है, वो 70 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं। बिल्कुल, तो 70 लाख लोगों को विभिन्न जगहों से आकर के प्रमाण पत्र देना, तो मेरा केवल टाइमिंग को लेकर इश्यू है। बिल्कुल, टाइमिंग की तो हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन आयोग के पास तंत्र है, उसने इसका गणित लगाया हुआ मैनेजमेंट है। एग्जाम्पल देखे हम लोग मध्य प्रदेश में, देखिए कितने डुप्लीकेट वोटर है, कितने वोटर गायब है, भोपाल में कितने वोटर गायब होते हैं। जो बैकग्राउंड है इलेक्शन कमीशन का, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर काम पवित्र है, मुद्दा ठीक है, हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भले ही मसला बिहार का हो, लेकिन ये सबकी जानकारी में आए। मध्य प्रदेश में भी इस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे और लोग तैयारी कर लें। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। रंजन जी, आपका साधुवाद। राठी जी, आपका धन्यवाद। रमेश शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद के आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो वोटर लिस्ट पर सवाल और बिहार में हो सकता है बवाल, इसी पर हो रही है राजनीति। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।